हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? बायोकेमिस्ट्री हमने स्टार्ट कर ही दी है। ठीक है, अभी एग्ज़ाम में आपके काफ़ी टाइम है, तो चिंता मत करो। एग्ज़ाम से पहले हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। देखो यार, कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी ना थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, तो इसलिए मैं लेक्चर थोड़े लेट डिलीवर कर रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरा भी थोड़ा काम है। तो उस काम को फाइनल करने के बाद हो जाएगा, ऑलमोस्ट थोड़े दिन और लगेंगे। ठीक है, उस काम को करने के बाद मैं इसी पे ही आ जाऊँगा। आपको मेरा बस केवल एक ही काम रहेगा, आपको पढ़ाना और आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाना। ठीक है ना। किसी शायर ने बहुत अच्छे से कहा है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। अपना जो भी तुम्हारा स्टडी में जो भी तुम्हारा गोल है उस पर फोकस रखिए। ठीक है, एक ना एक दिन और बहुत जल्दी ही आपको वो जो भी आपकी चाहत है वो मिल जाएगी, चाहे वो आपकी स्टडी की हो या फिर आपकी लाइफ में कुछ भी हो। ठीक है, तो अपने ज़िंदगी का जो आपका गोल है, जो मोटो है, उसे बना करके रखिए। ठीक है, और मेहनत ऐसी नहीं करनी कि हार्ड वर्क कम, स्मार्ट वर्क ज़्यादा करना है। पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करो। ठीक है ना, उसके बाद एक रणनीति बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ, और उसके बाद उसको अप्लाई करो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ये नहीं कि आप कहीं को भी भागे फिर रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो। तो कुछ भी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक स्ट्रैटेजी बनाओ। ठीक है, कि हमें इतना पोर्शन पता। अब देखो, बायोकेमिस्ट्री तो एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है। बायोकेमिस्ट्री से आपकी एमएससी होती है। ठीक है, लेकिन हमें सारी की सारी बायोकेमिस्ट्री यहाँ पर नहीं पढ़नी। हमें केवल वही पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, जो हमारे एग्ज़ाम में काम आने वाली है, हमें केवल उतनी ही हमें यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है। तो हमें कोई यहाँ पर हम मास्टर नहीं कर रहे दोबारा से, या फिर हमें कोई थीसिस नहीं लिखनी, जो हमें टोटल बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। इसके लिए आज शाम को याद रखना कि आज रात को 9 PM पर आपकी एक लाइव क्लास है, जो मैं अब तक पढ़ा चुका हूँ। बायोकेमिस्ट्री के जितने भी मेरे 8 से 9 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, उन सब की अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी आपके डाउट्स है, तो आप भी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है ना, या फिर उससे पहले कुछ मैं माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन आपका करवा चुका हूँ, आप वो मुझसे पूछ सकते हो। किसी एग्जाम के बारे में मुझसे पूछ सकते हो, सेट हो, डीवीटी, ICAR, ICMR, ठीक है, CSI वगैरह, कुछ भी आप मेरे से पूछ सकते हो। इसके बाद थोड़ा जर्नल इंट्रोडक्शन हमारा और आपका थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि ये जर्नल इंट्रोडक्शन इसे ग्रुप डिस्कशन भी कह देते हैं, और ग्रुप डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज रात 9 PM पर तैयार रहना, रेडी रहना। ठीक है, पहला थोड़ी समस्या आई थी, बट इस बार समस्या नहीं आएगी। अब वो मैं अपना जो इसका लिंक है इसका, वो व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, जो इस क्लास का लिंक रहने वाला है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। और हमने एक क्लास अमाइनो एसिड की कर ली है, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन देखा था। ठीक है, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी देखी थी, कुछ हमने और भी अमाइनो एसिड में पढ़ा था। तो आज कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है जो कि आपके किसी ना किसी एग्जाम से लिए गए हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना कि अमाइनो एसिड आर ऑर्गेनिक एसिड। तो अमाइनो एसिड एक कैसा है, वो ऑर्गेनिक नेचर का है। ठीक है, हैविंग अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप एंड 1 R ग्रुप। यानी कि आपका जो अमाइनो एसिड होता है, उसमें क्या होता है कि वो सब्स्टिट्यूट होता है किसका, मीथेन का। ठीक है, तो कार्बन से आपके 4 जो ग्रुप हैं वे जुड़े हुए होते हैं। पहला आपका अमीनो ग्रुप, दूसरा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तीसरा आपका हाइड्रोजन एटम, एंड नंबर 4 आपका R ग्रुप। R ग्रुप के बेस पे आपके डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड हो सकते हैं। ये R ग्रुप एलिफेटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है। ये R ग्रुप आपका हाइड्रोकार्बन का हो सकता है। ठीक है ना, तो इस R ग्रुप के बेस पे ही आपके डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं। इतनी बात हमने कर ली थी पहले लेक्चर में। द कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन। कार्बन को जो उसमें जो इन बिटवीन जो बीच में पाया जाता है इन चारों ग्रुप के, उसको हम अल्फा कार्बन के नाम से भी जानते हैं। सो अमाइनो एसिड आर आल्सो कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड। इसलिए जितने भी जो कार्बन अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं, उन सबको अल्फा अमाइनो एसिड के नाम से भी जाना जाता है।
इसके बाद आर ग्रुप में भी वेरिएबल एल्कलाइल और हाइड्रोकार्बन ग्रुप मैं बता चुका हूँ आपको। प्रोलीन इज ए सेकेंडरी अमाइनो एसिड, प्रोलीन आपका सेकेंडरी अमाइनो एसिड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका इम्यूनो ग्रुप पाया जाता है। इम्यूनो ग्रुप क्या होता है, आप नॉर्मल कंडीशन में देखते होंगे कि आपको किसी भी अमाइनो एसिड में जो अमीनो ग्रुप होता है वो NH2 कंडीशन में मिलता है, NH2 NH3 प्लस इस कंडीशन में मिलता है। लेकिन आपका जो प्रोलीन होता है उसमें जो आपका NH होता है वो NH यानी कार्बन के साथ आपकी NH जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। देखो अगर आपका अमीनो के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो उसे इमीनो बोल देते हैं। दो, चलो ये मैं आपको बाद में ही बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी आप खाली ये बात याद रखना कि आपका जो यहाँ पर NH2 ना होकर के यहाँ पर आपका NH होता है, सिंपल सा, ठीक है ना। इसके बाद देखो अमाइनो एसिड आर सब्स्टिट्यूट ऑफ मेथेन, ये आपका एग्जाम में एज इट पूछा जा चुका है, तो आप इस पॉइंट को याद रखना। एसिडिक कौन होता है? COOH, यानी कि ये यहाँ से हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, ठीक है। बेसिक कौन होता है? NH2, यानी कि ये यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता है। आपको पता होगा कि एसिड कौन होते हैं? जो हाइड्रोजन को डोनेट कर सके। और जो आपके बेसिक होते हैं वे कौन होते हैं? जो आपके हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकें, ठीक है। बेस अपॉन आर ग्रुप देर आर मैनी टाइप्स ऑफ अमाइनो ग्रुप, आपको पता है 22 टाइप के डिफरेंट अमाइनो एसिड होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। उनको हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के नाम से भी जानते हैं या फिर प्रोटियोजेनिक अमाइनो एसिड के नाम से भी जानते हैं। देखो एग्जाम आपसे प्रोटियोजेनिक पूछे, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड पूछे, ठीक है ना, तो ये एक ही है, एक ही टर्म है, बट डिफरेंट इनके लिए सिनोनियम का यूज किया गया है, ठीक है। आयनिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन NH2 ग्रुप एंड COOH ग्रुप। जो अमाइनो एसिड की आयोनिक प्रॉपर्टी होती है वो NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। इतना समझ में आया? पॉइंट आपको ये सारे याद रखने हैं, ठीक है, कोई सा भी पॉइंट आपको भूलना नहीं है। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में और क्या है हमारा कि ज्यूइटर आयन। ज्यूइटर आयन आपका कहाँ पर बनता है? जब आपका अमाइनो एसिड न्यूट्रल कंडीशन में हो। जब आपका अमाइनो एसिड न्यूट्रल कंडीशन में हो तब आपके ज्यूइटर आयन बनते हैं, और उसी को हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के नाम से भी जानते हैं या फिर आइसोइलेक्ट्रिकल pH ऑफ अमाइनो एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट अमाइनो एसिड के लिए जो PI की वैल्यू होती है यानी कि आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। एसिड एंड बेस बोथ प्रॉपर्टीज आर एम्फोटेरिक, यानी क्या होता है, अब आप देखोगे कि जो आपके अमाइनो एसिड होता है उसमें आपका एसिड भी पाया जाता है, उसमें आपका बेस भी पाया जाता है, ठीक है। तो जहाँ पर आपका एसिड और बेस दोनों पाए जाते हैं उस कंडीशन को बोल देते हैं एम्फोटेरिक नेचर। तो इसलिए आपके जो अमाइनो एसिड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। इतनी बात समझ में आई? अगर देखो मेरी स्पीड ज़्यादा है तो आप दोबारा से स्लो मोड में करके देख सकते हो, मेरी स्पीड कम है तो आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है, मतलब मोबाइल से, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा देखना, क्योंकि देखो अगर जो कोई भी नया पढ़ रहा होगा जिसने बायोकेमिस्ट्री आज से पहले नहीं पढ़ी होगी उसे तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार आपकी देखनी पड़ेगी ये क्लास, ठीक है। इसके बाद ऑल आर सिमेट्री एक्सेप्ट ग्लाइसिन। जितने भी आपके 22 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं उन सब की प्रॉपर्टी कैसी होती है? एसिमेट्री एक्सेप्ट ग्लाइसिन, यानी कि आपके 21 अमाइनो एसिड ऐसे होंगे जिनकी जो सिमेट्री होगी वो एसिमेट्री होगी, जबकि आपका ग्लाइसिन जो होगा वो सिमेट्रिक नेचर का पाया जाता है। सिमेट्रिक नेचर क्या होता है, एसिमेट्रिक नेचर क्या होता है, वैसे मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, बट इस क्लास में भी समझो कि अगर आपके मिरर के सामने, अगर आप मिरर के सामने कुछ रखते हो तो वो एज इट आपको दिखाई देता है तो उसको बोल देते हैं आपका सिमेट्री। अगर मिरर के सामने कोई चीज़, कोई वस्तु ऐसी रखते हो जो आपकी डिफरेंट, यानी कि उसका जो है आपका जो स्टेट है वो बदल गई, या फिर उसका जो जैसा आप रियल में है वो वैसे प्रतिबिंब मिरर पे नहीं बना रही, तो उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक, ठीक है ना। हम बात करेंगे अभी आगे, आपको बताने वाला हूँ मैं और डायग्राम से कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्या होता है, ठीक है। इसके बाद ऑल दोज अमाइनो एसिड विच फॉर्म प्रोटीन आर ऑलवेज कॉल्ड एल आइसोमर, ठीक है।
ठीक है। तो आपके दो प्रकार के अमाइनो एसिड हो सकते हैं, एक एल आइसोमर, एक डी आइसोमर। तो जो आपके एल आइसोमर होते हैं वे आपके क्या होते हैं, वे आपके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। जबकि जो आपके डी अमाइनो एसिड होते हैं वे क्या काम करते हैं, वे जो नॉन स्टैंडर्ड प्रोटीन हो, जो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होते हैं उनके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। हम देखेंगे अभी आगे देखने वाले हैं सिमेट्री, असिमेट्री क्या होती है, एल आइसोमर क्या होता है, बट अभी आपको याद रखना जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो एल आइसोमर पे होती है, ठीक है। इसके बाद फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन चैन द अमाइनो एसिड आर जॉइंट टुगेदर पेप्टाइड बॉन्ड। जब कभी भी पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है, जब कभी प्रोटीन का निर्माण होता है, तो आपको पता होगा प्रोटीन का निर्माण अमाइनो एसिड से मिलकर होता है, ठीक है। आपस में काफ़ी सारे अमाइनो एसिड मिलकर के एक पेप्टाइड चैन बनाते हैं और कई सारी पेप्टाइड चैन मिलकर के आपका प्रोटीन का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो जो वो पेप्टाइड चैन बनती है उसमें क्या होता है कि अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइंट होते हैं। जब अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइंट होते हैं तो वे एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको आपका पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको हम एक प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड होता है, याद रखना पेप्टाइड बॉन्ड आपका CONH के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपको पेप्टाइड बॉन्ड ये याद रखना है, CONH। इसके बाद आपका ट्रिप्टोफैन इज ए प्रिकर्सर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटीन। जो आपका ट्रिप्टोफैन होता है जिसमें इंडोल रिंग पाई जाती है, आई होप आपको सभी ग्रुप की जो जिसमें कौन कौन से अमाइनो एसिड में कौन कौन से ग्रुप होते हैं वे सब आप याद करके आए होंगे, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी हुई है बीच में और 2 दिन के हॉलीडे में मैं समझता हूं कि आप वो सब जितना मेरा पिछला लेक्चर था अमाइनो एसिड का वो सब आप याद करके आए होंगे, ठीक है ना। तो ट्रिप्टोफैन इज ए प्रिकर्सर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ट्रिप्टोफैन प्रिकर्सर होता है न्यूरोट्रांसमीटर का, ठीक है। इसके बाद ग्लाइसिन इज ए प्रिकर्सर ऑफ पोरफायरिन इन सच हीम। जो आपका हीमोग्लोबिन होता है या फिर आपका क्लोरोफॉर्म होता है, साइटोक्रोम होता है, उसमें ग्लाइसिन प्रिकर्सर का काम करता है। तो ये बात आप याद रखना कि ग्लाइसिन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम, इनमें प्रिकर्सर का काम आपका कौन करता है, ग्लाइसिन। इसके बाद ब्रांच चैन अमाइनो एसिड मैंने आपको बताया था कि आपके वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, यानी कि 3 प्रकार के आपके ब्रांच चैन अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है ना। तो आप आई होप आपको बहुत कुछ पता लगा है प्रॉपर्टी के बारे में। 1-2 प्रॉपर्टी और रह गई वो भी देख लेते हैं कि 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन, याद रखना 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन एंड द न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। आप देखते होंगे कि मेडिसिन पे आपको डिप्रेशन की दवाइयाँ मिलती हैं, ठीक है। मेडिकल पे आपको डिप्रेशन की दवाइयाँ मिलती हैं, तो उनमें आपका 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अमाइनो एसिड डाईहाइड्रोक्सी फिनोल एनालिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट फॉर पार्किंसन। आपकी एक डिजीज होती है जिसका नाम पार्किंसन होता है। पार्किंसन में क्या होता है कि शरीर आपका कांपता है। बेसिकली आपने क्या देखा होगा कि जो बूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं अधिकतर ये ओवर एज में होता है, यानी कि आपका जब एज आपकी 40+ हो जाए तब ये ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उनके हाथ पैर इस प्रकार से कांपने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पार्किंसन डिजीज, ठीक है ना। तो उसमें आपका डाईहाइड्रोक्सी फिनोल एनालिन का यूज किया जाता है एज ए मेडिसिन, ठीक है। इसके बाद मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG अमाइनो एसिड यूज्ड एज फूड एडिक्टेड दैट एनहांस फ्लेवर। जितने भी आपके इंडस्ट्रियल फूड पैकेजिंग मटेरियल आते हैं भी उसमें आपके बिस्किट हो सकते हैं, नमकीन हो सकती है, कोई भी आपका फूड हो सकता है, ठीक है। तो उन सब में क्या होता है कि MSG मिला हुआ होता है। MSG क्या होता है, एक एडिक्टेड सब्सटेंस होता है। आप देखते होंगे कि आप कोई चीज़ मतलब किसी बिस्कुट को खाना स्टार्ट कीजिए, अगर आप 10 दिन तक वही बिस्कुट खाते रहें तो आप उसके एडिक्टेड हो जाओगे कुछ ही समय में, क्योंकि उसमें एडिक्शन मिला हुआ आ रहा है MSG, ठीक है। आपकी काफ़ी जो जितनी भी आपकी ये चाउमीन, मैगी टाइप की आती हैं, जितनी भी मैगी आती हैं उन सब में आपका MSG मिला हुआ रहता है। आप देखो मैगी को आप लगातार 5 से 6 दिन खाना स्टार्ट करो तो फिर 7वें दिन आपका अपने आप ही मन करेगा, क्योंकि उसमें एडिक्टेड सब्सटेंस है जिसका नाम है मोनोसोडियम ग्लूटामेट।
ठीक है। इसके बाद मोनोमेरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, क्या होता है, प्रोटीन की जो यूनिट होती है वो अमाइनो एसिड होती है, ठीक है ना, मोनोमेरिक यूनिट। तो आई होप गाइज ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। अगर इन प्रॉपर्टी के बारे में कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और थोड़ा और आगे चलते हैं हम। इसके बाद देखो, ये आपका वही पुराना वाला डायग्राम है जो आप रिवीजन कर सकते हो, यानी कि कितने प्रकार के आपके अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन के बेस पे। तो आपके कुछ इसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन इसेंशियल होते हैं। इसेंशियल कौन से होते हैं उसके लिए मैंने आपको कोड बताया था कि BIP होल में TT, ठीक है ना, वैलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल हाइड्रो जो आपका हिस्टाडीन होता है। इसके बाद आपका यहाँ पर A4 आर्जिनिन, L4 लाइसिन, ल्यूसिन, मैथ्योनिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन, ठीक है। तो ये आपके BIP होल में TT मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया था, ठीक है। इसके बाद अलग अलग आपके इसमें दे रखे हैं कि अलग अलग अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन कर रखा, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। कौन से पोलर होते हैं, कौन से एरोमेटिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक कौन से होते हैं, इन सब का जिक्र हम अपनी पिछली वाली क्लास में कर चुके हैं। एंड आई होप गाइज यू विल रिमेंबर ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड। अब थोड़ी और प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो आपकी अमाइनो एसिड में पाई जाती है, बट उससे पहले मैंने आपको ये डायग्राम दिया था एंड आई होप गाइज आपको ये डायग्राम याद हो। तो जिसकी याद ये डायग्राम है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उनका CSIR निकालने से कोई नहीं रोक सकता। बट जिन्होंने केवल लेक्चर देखा और लेक्चर देख करके ऐसे ही छोड़ दिया है, उनमें ना ही रिविजन कर रहे हैं ना रिकॉल कर रहे हैं, तो उनका CSIR थोड़ा खतरे में है, ठीक है ना। तो रिवीजन और रिकॉल हाथ के मतलब हैंड टू हैंड करते रहो। देखो, स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड कौन सा आपका, ग्लाइसिन, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इम्यूनो एसिड कौन सा आपका, प्रोलीन। इसके बाद सल्फर कंटेनिंग मैथ्योनिन एंड आपका एक और होता है सिस्टीन, ठीक है ना। लीस्ट अकरिंग अमाइनो एसिड इन प्रोटीन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। एक एक पॉइंट आपका एग्जाम में आ चुका है CSIR में ही, ठीक है ना, और नीट में तो ये आते ही आते हैं। इसके बाद आपका सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन आ जाता है, और मैंने आपको बताया था सिस्टीन मिलकर के आपका सिस्टीन बनाते हैं। जब सिस्टीन का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना, तो क्या होता है कि आपका सिस्टीन बनता है। स्पेलिंग में एक में ई था, एक में ई नहीं था, ठीक है। तो आप पिछला लेक्चर एक बार ध्यान से देखिए अगर आपको नहीं पता तो। इसके बाद आपका आर्जिनिन, जिसमें ग्वाइनोडिनो ग्रुप होता है, वो उसमें हाईएस्ट PI वैल्यू होती है उसकी, ठीक है ना। हिस्टाडीन PI जो आता है इसका नियरली फिजियोलॉजिकल यानी कि न्यूट्रल होता है, इसलिए हिस्टाडीन को एज ए बफर के जैसा हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद आपके दो और अमाइनो एसिड डिस्कवर किए, एक का नाम सेलेनोसिस्टीन था, एक का नाम पायरोलाइसिन था, ठीक है ना। सेलेनोसिस्टीन क्या था आपका, कि आपका सिस्टीन ग्रुप से मिलकर बना हुआ होता था, यानी कि सिस्टीन से ही ड्राइव हुआ है। लाइसिन आपका कहाँ से ड्राइव हुआ, तो वो लाइसिन से ड्राइव हुआ था। इसके मैंने आपको 3 लेटर कोड भी बताए थे कि 3 लेटर कोड कौन से हैं, ठीक है, तो वे आपको याद करने हैं। आगे चलते हैं और अब देखते हैं, अब आते हैं अपने थोड़ा मेन टॉपिक की ओर, जहाँ से CSIR आपसे पूछता है, उन पॉइंट से ही पूछता है। देखो, जितना आप पढ़ रहे हो ना वो आपके लिए इनफ है, ठीक है, ना ही मैं कम पढ़ा रहा ना ही ज़्यादा पढ़ा रहा आपको। तो आप इस बात से बेफिक्र रहिए कि आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेगा, या फिर इस बात से बेफिक्र रहिए कि मैं यहाँ पर कोई सा टॉपिक आपका छोड़ने वाला हूँ। तो ना ही मैं टॉपिक छोड़ने वाला हूँ और ना ही मैं आपको यहाँ पर कम पढ़ाने वाला हूँ। जितना हमारे एग्जाम के लिए है मैं उतना पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, अमाइनो एसिड प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। अमाइनो एसिड का नोमेनक्लेचर किस प्रकार से होता है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, किस प्रकार से हम डिफरेंट अमाइनो एसिड को देखते हैं। इसके बाद L&D आइसोमर क्या होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये तो आपका कैपिटल L&D था, ये स्मॉल L&D आपकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम R&S सिस्टम, इसमें S मिसिंग है, ठीक है ना, लिख देते हैं, कोई नहीं, R&S। मेरा माउस थोड़ा कम काम कर रहा है ये, चलो कोई नहीं, मैं उस जो है आपका RS इसको बोला गया है RS सिस्टम, ठीक है, लिख ही लेते हैं। थोड़ा माउस पे भी हाथ चलाना सीख ही लेते हैं। आपका ये बन गया आपका S, हंसना बना है, कोई हंसेगा नहीं, ठीक है ना। आज थोड़ा मैं आज माउस से ही काम करने वाला हूँ।
फिर आती है आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी, जिसमें हम कायरलिटी देखेंगे डिफरेंट अमाइनो एसिड की, कि किसके पास कायरलिटी ग्रुप नहीं होता, कायरलिटी सबसे पहली बात होती क्या है, और किस में 2 कायरलिटी पाई जाती है, किस में 1 कायरलिटी ग्रुप पाया जाता है। तो ये सब हम देखने वाले हैं। इसके बाद हम एब्जॉर्प्शन देखेंगे। एब्जॉर्प्शन में आपका पिछले लेक्चर में वैसे करवा चुका हूँ, ठीक है ना, यूवी लाइट का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 देखेंगे। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं कि अमाइनो एसिड नोमेनक्लेचर किस प्रकार से होता है। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन वी कैन से अमाइनो एसिड अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, एप्सिलॉन, डेल्टा, ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ओमेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली अल्फा है, ठीक है। इसको अल्फा मैं लिख ही देता हूँ, अल्फा अल्फा, ये बन गया आपका अल्फा, ठीक है ना। तो ये अल्फा है, एक सेकंड वेट करो, इरेज और, ठीक है, ये आपका अल्फा, ठीक है। तो ये आपका अल्फा ग्रुप है, तो इस बात को आप याद रखना। अब देखो क्या है कि आपका जो अमाइनो एसिड है, तो आपको पता होगा कार्बन के ऊपर 4 डिफरेंट प्रकार के ग्रुप पाए जाते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अल्फा, ये बोला जाएगा आपका अल्फा, ये होगा आपका बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, ये आपका एप्सिलॉन। ये एक लाइसिन का डायग्राम है। तो इस डायग्राम को इसको हम क्या बोल सकते हैं, एप्सिलॉन एल लाइसिन, ठीक है ना, एप्सिलॉन एल लाइसिन। आपके एग्जाम में से क्या पूछा जाता है, तो आपका केवल आप लाइसिन को ही याद रखना, ठीक है। लाइसिन का डायग्राम आप याद रखना, क्योंकि लाइसिन का पूछा जा चुका है कि लाइसिन आपका जो है कितने कार्बन, मतलब कितने कार्बन उसमें पाए जाते हैं एप्सिलॉन में। तो आपको याद रखना अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। तो ये जो है आपका एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप आपका एल लाइसिन है। डायरी में नोट कर लो, जो आपका एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप एल लाइसिन होता है आपका, ठीक है। द एडिशनल कार्बन इन एन आर ग्रुप आर कॉमनली डेजिग्नेटेड बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन एंड सो फोर्थ, प्रोसीडिंग आउट फ्रॉम द अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के बाद जितने भी आपके कार्बन ग्रुप आते हैं इन द आर ग्रुप, ठीक है ना, उनको हम किस नाम से जानते हैं, कि आपके अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये हो गया आपका अमाइनो एसिड का नोमेनक्लेचर। एग्जाम में से यहाँ से आपका केवल लाइसिन ही पूछा जाता है, अगर पूछा जाएगा तो, बाकी आपको इतनी चिंता करने वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं यूवी एब्जॉर्प्शन एरोमेटिक अमाइनो एसिड। जो आपके अमाइनो एसिड होते हैं उनमें से केवल और केवल एरोमेटिक अमाइनो एसिड ही ऐसे होते हैं जो यूवी का एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है ना। तो यूवी एब्जॉर्प्शन केवल एरोमेटिक अमाइनो एसिड करते हैं, और जो आपके एरोमेटिक अमाइनो एसिड होते हैं वे आपके कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था WY और आपका F, यानी कि ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइलएनिलीन, ठीक है ना। तो याद रखना ट्रिप्टोफैन जो मैक्सिमम आपका यूवी एब्जॉर्प्शन करता है वो 280 नैनोमीटर पे करता है, टायरोसिन 274 नैनोमीटर पे, फिनाइलएनिलीन ये 254 है, लिख देते हैं, ये आपका कितना है 250 और जी आपका 254 नैनोमीटर, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखना, ये आपका इतना नहीं होता, ठीक है। इसके लिए आपका पीएच कितना होना चाहिए, याद रखना पीएच आपका 6 to 7 होना चाहिए, तब आपका जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड होते हैं वे यूवी का एब्जॉर्प्शन करते हैं। देखो यहाँ पर आप तीनों देख रहे होंगे, जो आपका ट्रिप्टोफैन है वो मैक्सिमम आपका कहाँ पर आ रहा है, तो वो आपका मैक्सिमम आपका 80 के आसपास जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया 80 के पास, जबकि जो फिनाइलएनिलीन है इसका ये कहाँ पर जा रहा है, ये ऑलमोस्ट 74 पे जा रहा है, जबकि जो आपका फिनाइलएनिलीन है वो कहाँ पर जा रहा है, तो वो 54 के आसपास आपका जाएगा, देखो यहाँ पर इस जगह पे, ठीक है ना। तो ये आपका यूवी एब्जॉर्प्शन एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखना, एज इट गेट में इससे रिलेटेड ये डायग्राम दे करके इसमें इन्होंने
क्या था कि ये आपके नाम नहीं दिए थे अमाइनो एसिड के, ठीक है, और पूछ रहा था कि यूवी एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा किस में होगा, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखना। इसके बाद आगे चलते हैं और देख लेते हैं आपकी। अब याद रखना, मैंने आपको दो चीज़ बताई थी, एक तो कैपिटल एल और स्मॉल डी, सॉरी कैपिटल एल एंड आपका कैपिटल डी, और एक बताई थी मैंने स्मॉल एल एंड स्मॉल डी रोटेशन। तो अब देखो दोनों अलग हैं। जो आपकी एल, स्मॉल एल और डी रोटेशन जो प्रॉपर्टी होती है वो आपके ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करती है। क्या होता है वो देखो, आपके सामने देखो ये एक डायग्राम होगा, डायग्राम को समझो। ये आपका कोई भी सैंपल रखा हुआ है, इसमें आपके अमाइनो एसिड हो सकते हैं, इसमें आपका कोई सा भी अमाइनो एसिड हो सकता है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें क्या गया है कि आपका एक लैंप यानी कि एक कोई भी लाइट का सोर्स रखा गया, फिर लाइट का सोर्स के बाद आपके मोनोक्रोमेटर फिल्टर रखे गए, ठीक है, फिर आपको इसके बाद पोलराइजिंग फिल्टर रखा गया, ठीक है, फिर उसके बाद सैंपल, देन एनालाइजर एंड देन डिटेक्टर। तो इस जो लैंप का काम है वो है लाइट को चारों तरफ अपने फेंकना। तो मोनोक्रोमेटर क्या करेगा, मोनोक्रोमेटर केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में आपकी जो लाइट है, सॉरी जो मोनोक्रोमेटर है वो केवल आपकी एक ही प्रकार की लाइट इससे पास होने देगा, ठीक है। तो एक ही, अब इसमें जो लाइट निकली थी वो डिफरेंट टाइप की थी, बट यहाँ से आपकी केवल एक ही प्रकार की लाइट आगे बढ़ी, ठीक है। इसके बाद पोलराइज फिल्टर था। पोलराइज फिल्टर ने क्या काम किया कि जो आपकी लाइट थी वो चारों तरफ, मतलब वो लाइट जो आपकी एक प्रकार की लाइट थी वो चारों तरफ को घूम रही थी, मतलब चारों तरफ जा रही थी। बट पोलराइजिंग फिल्टर ने क्या काम किया आपका कि उस लाइट को एक ही दिशा में कर दिया, ठीक है ना, यानी कि पोल क्रिएट कर दिया। तो इसके बाद जब लाइट सैंपल से पास हुई, अब जब सैंपल से पास हुई तो या तो वो राइट टर्न हो सकती है या फिर आपके लेफ्ट टर्न हो सकती है। मतलब आपके जो सैंपल है, जो लाइट है, या तो वो आपका क्लॉकवाइज रोटेट हो सकती है या फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो सकती है। और इसका पता किसने लगाया, इसका पता आपका लगाया डिटेक्टर ने, ठीक है। दोबारा समझो कि आपका एक कोई लाइट का सोर्स था, मोनोक्रोमेटर फिल्टर लगा हुआ था, मोनोक्रोमेटर फिल्टर ने क्या काम किया कि आपकी एक टाइप की लाइट आगे भेजी। अब एक टाइप की लाइट भी आपकी चारों दिशाओं में जा रही थी, ठीक है, उसको एक दिशा में करने के लिए यानी कि एक पोल पर लाने के लिए पोलराइजिंग फिल्टर का यूज किया गया। फिर ये जो लाइट थी ये लाइट आपकी एक ही दिशा में चली गई, ठीक है। अब इसको सैंपल से जब पास कराएंगे तो जो इसके अंदर सैंपल रखा है उसके अकॉर्डिंग, उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस लाइट, ये लाइट आपकी क्लॉकवाइज रोटेट हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो सकती है, या फिर आपकी किसी भी दिशा में रोटेट नहीं हो सकती। तो इसके तीन रिजल्ट आ सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर किसी भी दिशा में आपकी जो है ये रोटेट ना हो, ठीक है ना। तो देखो, व्हेन ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट पासिस थ्रू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए सिंगल कायरल कंपाउंड। क्या होता है कायरल कंपाउंड, हम आगे बात करने वाले हैं। द कायरल कंपाउंड कॉज द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन टू रोटेशन, ठीक है ना। तो जो कायरल कंपाउंड होते हैं वे आपके कॉज करते हैं द प्लेन वाइब्रेशन ऑफ रोटेशन, रोटेशन के लिए कॉज करते हैं, ठीक है ना। होता है क्या है, परिणाम रिजल्ट क्या मिलता है कि हमें कंपाउंड द रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द राइट। जो राइट की साइड में आपके घुमाते हैं उनको कहते हैं क्लॉकवाइज, आर कॉल्ड डेस्टो रोटेटरी, ठीक है ना, यानी कि स्मॉल डी। एंड वे कंपाउंड दैट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी बोल देते हैं इसको, आर कॉल्ड लीवो रोटेटरी, ठीक है ना। तो नहीं समझे कोई बात नहीं, दोबारा समझो। देखो, ये आपकी कोई लाइट पास होती है, यहाँ से आपकी मोनोक्रोमेटर यानी कि एक टाइम मोनोलाइट बनी, मोनोलाइट होने के बाद इसका जो है पोल डिसाइड किया गया लाइट का, फिर उसको सैंपल से जब पास कराया गया तो अब आपके दो परिणाम हो सकते हैं कि या तो वो आपकी क्लॉकवाइज रोटेट हो, यानी कि इस प्रकार से रोटेट हो, राइट साइड में रोटेट हो, तो इसको बोला गया है इन्होंने डेस्टो रोटेट यानी कि स्मॉल डी। या फिर हो सकता है कि जो लाइट आपकी वो इस प्रकार से रोटेट हो, ठीक है, इस प्रकार से रोटेट हो, इसको इन्होंने बोला गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, या फिर काउंटर क्लॉकवाइज। इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, जबकि इसको जो है हम इसको हम जो आपकी लीवो होती है इसको हम एल से डिनोट करते हैं,
और जो आपकी राइट हैंडेड होती है या फिर क्लॉकवाइज होती है, इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो आप इस बात को याद रख सकते हो। बहुत जल्द पेन टैब आने वाला है। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि अभी पेन टैब ना ही मंगाऊँ तो ठीक है, उसके पीछे एक रीज़न है क्योंकि मैं कुछ बड़ा सोच रहा हूँ, ठीक है ना। आपके लिए सरप्राइज़ है बड़े में, तो देखते हैं क्या सरप्राइज़ आता है आपके लिए, ठीक है। तो आई होप आपको स्मॉल एल और स्मॉल डी के बारे में पता लगा होगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट याद रखना, केवल आपको 2 लाइन याद रखनी है ये वाली, ये आपसे एग्जाम 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। और सिंपल सा है कि अगर आपके राइट रोटेशन हो रहा है तो आपकी डेस्टो रोटेटरी है, और आपके लेफ्ट रोटेशन हो रहा है तो आपकी लीवो रोटेटरी है। लीवो का एल याद रखना, लेफ्ट का एल याद रखना, तो लीवो डी का आपको आर याद रखना है, ठीक है ना। तो बस इतना है, आपको एल भी याद रख लोगे, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लीवो रोटेटरी, तो आपकी ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं और देख लेते हैं थोड़ी और प्रॉपर्टी। फिर आती है आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अमाइनो एसिड। अब मैंने कहा था कि सिमिट्री और एसिमिट्री क्या होती है वो देखो सिमिट्री, ये सिमिट्री नेचर है, ये एसिमिट्री नेचर है। कैसे पता किया, तो उसके बारे में समझो। सबसे पहला समझो सिमिट्री। सिमिट्री में अगर मैं इस डायग्राम को दूसरी कंडीशन में बनाऊं तो आपकी वो सिमिट्री का काम करेगी। जैसे कि देखो मैं आपका बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो पहले मैं बना ही लेता हूं, ठीक है। तो देखो ये मैंने इसको डिफरेंट कंडीशन में बना लिया, यानी कि इसके जो हाइड्रोजन ग्रुप थे वो मैंने इसके लेफ्ट राइट रख दिए, और जो इसका अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप था वो मैंने इसको टॉप एंड बॉटम में रख दिया, ठीक है ना। तो डायग्राम वही है, ठीक है। बट जब हम इसको किसी भी मिरर के सामने रखेंगे, मान लो ये आपका कोई भी मिरर था, अगर हम इसको किसी भी मिरर के सामने रखेंगे तो हमें स्ट्रक्चर कैसे चमकने वाली है, फिर हमको चमकेगा H, इधर आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, देन आपका कार्बन आ जाएगा, ठीक है ना। देन फिर आपका हाइड्रोजन, इधर को जगह नहीं बची हुई है, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फिर इसका हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर जो है आपका वही NH2 ग्रुप रहेगा, आपका NH2 ग्रुप होने वाला है, ठीक है ना। आप इसको समझ जाना कि NH2 ग्रुप है, और नीचे आपका जो है COO वाला ग्रुप ही मिलने वाला है। यानी कि जब हमने मिरर के सामने रखा तो हमें एज इट चमक रहा है, बट ये हमारा सुपर इम्पोज्ड नहीं है। अब सुपर इम्पोज्ड क्या होता है वो आपको गूगल से पता लग जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही बेसिक है। आइसोमर्स क्या होते हैं, उनमें सुपर इम्पोज्ड क्या होता है नहीं पता, एक बार गूगल से देखो। अगर गूगल से समझ में नहीं आ रहा कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। बट अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको आइसोमर पता होगा कि आइसोमर किसको बोलते हैं, सुपर इम्पोज्ड किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर आ जाती है, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर हम वहीं पर ही दूसरी साइड में बात करते हैं कि इस वाले आपके अमाइनो एसिड के, तो देखो इसको समझो कि हमने एक मिरर लगा दिया। मिरर लगाने के बाद अब मैं इसकी कुछ स्ट्रक्चर आपको जब बनाऊंगा, यानी कि आपका कार्बन ग्रुप बीच में रखा हुआ था, ये आपका इधर, ये जब हम मिरर इधर बीच में लगा हुआ था तो ये आपका COOH यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। इस मिरर के जस्ट बगल में ये वाला ही तो आएगा COOH, फिर कार्बन, देन आपका NH2, ठीक है ना। तो ये आपका NH2 आ गया, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन एजिट आ जाएगा, ठीक है। और ये नीचे आपका मेथेन आ जाएगी, यानी कि CH3, ठीक है ना। तो ये आपका मिथाइल ग्रुप आ गया, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे कि इसमें तो आपका चाहे तो आप इसको भी कन्वर्ट करके देख सकते हो, यानी कि यहाँ पर COOH कर लो, यहाँ पर NH2 ग्रुप कर लेना। जब आप यहाँ पर H ग्रुप रखोगे और यहाँ पर आपका CH3 हो जाएगा तो H ग्रुप आपका यहाँ पर आने वाला है। यानी कि जब आप इसको मिरर के सामने रखोगे तो कंडीशन आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये स्ट्रक्चर आपकी चेंज हो जाती है, यानी कि यहाँ पर जब आप मिरर के सामने रख रहे थे तो आपको कंडीशन सेम मिल रही थी, उसको बोला गया सिमेट्रिक। जबकि यहाँ पर जब आप मिरर के सामने रख रहे हो इसको, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको कंडीशन सेम नहीं मिल रही। इस COH यानी कि आपका NH2 ग्रुप इधर आ रहा है, तो आपका जो मिरर है उसमें भी NH2 ग्रुप अगर इधर ही आता
तो क्या होता है कि आपका तब आपका सिमेट्रिक नेचर का था। बट जब आप इसको मिरर के सामने रखोगे, दर्पण के सामने रखोगे, तो आपका COOH इधर आने वाला है। इसको आप एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हो। देखो, जब आप A को रखोगे किसी मिरर के सामने तो आपको मिरर में भी A ही चमकने वाला है, ठीक है ना। बट जब आप किसी भी, जैसे कि आप कोई भी दूसरा शब्द ले लो, जैसे कि आपका जेड है, ठीक है, जब आप जेड को रखोगे तब आपका क्या चमकने वाला है, ये कमेंट में बताइए। या फिर अब जब आप बी को रखोगे तो बी को रखने के बाद आपका ये जो आपका मिरर है वो थोड़ा कैसा होने वाला है, तब सिमेट्री रहेगा या एसिमेट्री? जेड को बताइए, बी को बताइए, थोड़ा दिमाग में सोचिए, ठीक है ना, थोड़ा दिमाग पे अपने जोर डालिए। इसके बाद कोई दूसरा शब्द ले लो, जैसे कि आपका एच भी आपकी सेम सिमेट्री दिखाएगा, HO भी सेम सिमेट्री दिखाएगा, P क्या सेम सिमेट्री दिखाएगा? क्या P सेम सिमेट्री दिखाएगा? ठीक है ना। तो आप अगर आपने, जब मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, रीजनिंग में भी हम देखेंगे, दर्पण पढ़ेंगे, तो उसमें हम बात करेंगे कि कौन सा आपका सिमेट्री है, कौन सा आपका नॉन सिमेट्री है, ठीक है ना। तब हम ABCD की स्ट्रक्चर वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा सिमेट्री एसिमेट्री। अब देख लेते हैं कि कायरल कौन होता है और अकायरल कौन होता है, ठीक है ना। तो ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ, ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ चार डिफरेंट ग्रुप हो, चार डिफरेंट टाइप के ग्रुप हो, उनको बोलते हैं कायरल कंपाउंड। जबकि ऐसा ग्रुप जिसके, ऐसा कार्बन जिसके चारों ओर चार ग्रुप तो पाया जा रहा है, बट हो सकता है उनमें 2 सिमिलर हो सकता है 3 सिमिलर हो, तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं अकायरल। जबकि ऐसा ग्रुप जिसके कार्बन के तरफ चारों ग्रुप डिफरेंट हो, उसको बोलेंगे आपका कायरल कंपाउंड। जबकि ऐसा ग्रुप जिसके चारों तरफ 4 ग्रुप तो पाया जा रहा है, बट 2 ग्रुप इसमें सेम है, ठीक है, इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, तो ये आपका अकायरल हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि ग्लाइसिन अकायरल कंपाउंड होता है। याद रखना, पूरे अमाइनो एसिड में ग्लाइसिन ही एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो अकायरल होता है। इसको छोड़ करके जितने भी आपके 21 टाइप के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, वे सब कायरल कंपाउंड या फिर कायरल अमाइनो एसिड रखते हैं। अब इनमें से 2 कायरल कंपाउंड कौन कौन से रखते हैं, या फिर सिंगल कायरल कंपाउंड कौन कौन से रखते हैं, तो उसके लिए थोड़ा आगे चलते हैं और हम आगे उस बात करेंगे कि आपके 2 कायरल कंपाउंड कौन से होते हैं, ठीक है, और 1 कायरल कंपाउंड कौन सा होता है। इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, और आपसे ये पूछ भी लिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो इनैंसोमर। देखो इनैंसोमर क्या होता है कि इनैंसोमर आर ए पेयर ऑफ मॉलिक्यूल दैट एग्जिस्ट in 2 form that are mirror image of one another but cannot be superimposed one upon the others, ठीक है ना। तो आई होप गाइज इनैंसोमर आपको पता होगा, सुपर इम्पोज्ड आपको पता होगा। नहीं पता तो देखो इसको पहले आप समझो गूगल पे से, अगर गूगल पे नहीं समझा जा रहा तो आप कमेंट करना, मैं इसके लिए क्लास बता दूंगा, मतलब एक वीडियो रिकॉर्ड आपके लिए कर दूंगा, ठीक है ना। तो अब थोड़ा और आगे चलते हैं। इनैंसोमर मैंने रख दिया था क्योंकि इनैंसोमर आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, कि इन 2 ग्रुप दे देगा आपको और पूछ लेगा कि कौन से इनैंसोमर है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर ग्रुप छांटने हुए होते हैं, तो ये आपसे पूछ लिया जाता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जो हमने बात की थी कि किस में कितने कायरल होते हैं वो देख लेते हैं। तो याद रखना नो कायरल सेंटर, यानी कि जिसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं पाया जाता, ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड है, वो है हमारा ग्लाइसिन। ये दिख रहा होगा आपको ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर। 1 कायरल सेंटर, मोस्ट ऑफ अमाइनो एसिड आपके 1 कायरल सेंटर होते हैं, एक्सेप्ट 2 अमाइनो एसिड को छोड़ के। वे 2 अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, आइसोल्यूसिन और थ्रेओनीन। आइसोल्यूसिन और थ्रेओनीन आपको याद रखना, आईटी जो होते हैं वो 2 कायरल सेंटर रखते हैं, ठीक है ना। देखो जैसे ये आपकी थ्रेओनीन की स्ट्रक्चर है, तो एक कार्बन देखो, इस ये वाले कार्बन जब आप देखोगे COOH NH2C, यानी कि इससे चारों कार्बन जब आप देखोगे, देखो इससे जब आप ये चारों कार्बन देखोगे, इससे ये वाला आप ये देखोगे, तो आपको यहाँ पर कार्बन के चारों ओर डिफरेंट चार ग्रुप चमक रहे होंगे, ठीक है। बट जब आप इस वाले कार्बन से जोड़ोगे तो देखो अब इस वाले कार्बन से देखो कि देखो
ये आपका ये वाला OH, अब इसमें ये बन जाएगा। तो यहाँ पर इस कार्बन से अब आपको डिफरेंट 4 ग्रुप चमक रहे होंगे, यानी कि इस चीज़ से ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्स यानी कि OH, और ये आपका मिथाइल CH3। ठीक है, तो ये आपके थ्रियोनिन की स्ट्रक्चर थी जिसमें 2 कायरल सेंटर हैं। इसके बाद जब आप लाइसोसीन को देखोगे तो यहाँ पर भी जब आप देखोगे तो इस कार्बन से जब आप जाओगे तो देखो ये 4 डिफरेंट आपको चमक रहा होगा, सॉरी जो इधर है। ठीक है, और जब आप इस वाले कार्बन से देखोगे तो इस वाले कार्बन से भी आपको ये 4 ग्रुप चमकने वाले हैं, यानी एक तरफ C, एक तरफ आपका हाइड्रोजन CH2 एंड इधर सॉरी ये इधर CH3 एंड इधर CH2। ठीक है ना, तो ये आपके डिफरेंट अमाइनो एसिड हैं जो आपके 2 कायरल सेंटर रखते हैं। एनालीन आपका 1 कायरल सेंटर रखता है, क्योंकि देखो इसका सीधा सा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अगर किसी ने स्ट्रक्चर याद करने की कोशिश करी होगी तो इसके पास एक मेथेन ग्रुप होता है जो आपका एलानीन होता है। ठीक है ना, और कार्बन के जो चारों तरफ है 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, और एक ही कार्बन ऐसा है जो इस प्रकार से ग्रुप रख रहा है। ठीक है, तो इसलिए यानी कि आपके IT यानी कि आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन को छोड़ करके जितने भी आपके अमाइनो एसिड बचे एक्सेप्ट ग्लाइसिन, वे उन सब में आपके 1 कायरल सेंटर ही पाए जाते हैं। ठीक है, आप स्ट्रक्चर दोबारा से देख सकते हो। तो आई होप गाइज अब आपको ये समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अब थोड़ा और आगे चलते हैं और अब देख लेते हैं कैपिटल L और D आइसोमर कि ये क्या होते हैं। तो याद रखना है इनका जो नोमेनक्लेचर है वो NH2 यानी कि अमीनो ग्रुप के बेस पे किया गया है। ठीक है ना, जो मोस्टली आपके प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो L अमाइनो एसिड के थ्रू होती है। जो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो L अमाइनो जो एसिड होते हैं उनके थ्रू ही होती है। ऐसा क्यों होता है, जब हम राइबोसोम्स पढ़ेंगे, जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। ठीक है ना, तो ये बात मैंने वहाँ के लिए छोड़ी है, बट आप इस पॉइंट को याद रखना। L आइसोमर आपके जो होते हैं वे प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। अब क्या होते हैं देखो, L और D होते क्या है वे देखो इधर आपका जो NH3 ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में पाया जा रहा है, यानी कि जो आपका NH3 ग्रुप है वो आपका लेफ्ट साइड में पाया जा रहा है, जबकि इसमें आप देख रहे होंगे तो ये NH2 ग्रुप किधर की साइड में पाया जा रहा है, ये पाया जा रहा है राइट की साइड में। ठीक है, तो ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें आपका NH2 या फिर NH3 ग्रुप लेफ्ट साइड में पाया जाता है उनको बोलते हैं L अमाइनो एसिड, और ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें NH2 आपका राइट साइड में पाया जाता है उनको बोलते हैं D अमाइनो एसिड। ठीक है ना, ये वाले जो होते हैं ये आपके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, जबकि ये वाले जो होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में आपके हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है ना, ऐसा क्यों होता है तो उसकी बात हम करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। जब आप राइबोसोम्स पढ़ेंगे वहाँ पर कि राइबोसोम्स किस प्रकार से अमाइनो एसिड से प्रोटीन की सिंथेसिस करता है तो हम वहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो अभी दिमाग में ये रखना बस खाली कि L अमाइनो एसिड आपका जो होता है वो कौन सा होता है कि जहाँ पर NH2 आपका लेफ्ट साइड में हो। ठीक है ना, आई होप गाइज आपको इतनी बात पता लगी। ये आपके पॉइंट जो हैं CSIR में 4 नंबर में पूछे जा चुके हैं। अभी मैं क्वेश्चन लाने वाला हूँ इसके तुरंत बाद। ठीक है ना, तब आप देखोगे कि आपसे ये सब क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। ठीक है, हम कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हैं और हम कोई मतलब जो है कम नहीं पढ़ रहे हैं, तो इस बात को आप याद रखना। यहाँ पर जो मैं आपको एक एक स्लाइड दे रहा हूँ, एक एक शब्द लिख रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और देख लेते हैं। अब देखते हैं R&S सिस्टम क्या होता है। ठीक है ना, R&S आइसोमर्स क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है ना, तो देखो जब किसी भी अमाइनो एसिड में हम काउंटिंग करते हैं, यानी कि देखो हमेशा याद रखना, इसे समझो एक प्रकार से कि जो आपका अमाइनो एसिड है उसको हम नंबर दे देते हैं 1। ठीक है, जो आपका कार्बोक्सिलिक है उसे हम नंबर देते हैं 2, जो आपका R ग्रुप होता है उसे नंबर देते हैं हम 3। ठीक है ना, तो जब आपका कोई भी ये काउंटिंग राइट साइड में जा रही होगी, ये देखो ये आपका क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये आपका क्लॉकवाइज है। तो देखो आप पहले प्रेफरेंस जो करोगे वो NH2 को करोगे, देन कार्बोक्सिलिक को, देन आपका R ग्रुप।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपका क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इसको बोला आर सिस्टम। तो देखो देखो ये याद रखना कि आपको जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसके बेस पे होता है, मेन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे होता है। तो यहाँ पर आपका 1 2 3 जब आपका क्लॉकवाइज होगा तो आपका आर सिस्टम है। देन देखो इसको फर्स्ट मान के चलो, इसको सेकंड मान करके चलो, एंड इसको आपका आर ग्रुप को थर्ड मान के चलो। तो आपका अब जो आपकी रोटेशन होगा वो इधर साइड से, यानी कि काउंटर क्लॉक वाइज या फिर एंटी क्लॉक वाइज आपका रोटेशन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे आपका एस सिस्टम। इसमें ऐसा कुछ जानने वाला है नहीं है, ठीक है ना। आपसे केवल दो ही बात पूछी जाती है कि अगर आपके किसी अमाइनो एसिड को लेफ्ट साइड में घुमाया जाए, यानी कि आपका एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए, तो उस सिस्टम का नाम एस सिस्टम है। और अगर आपके किसी भी अमाइनो एसिड को राइट साइड में घुमाया जाए तो उसको आर सिस्टम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखना। आगे बढ़ते हैं, और गाइज अब आ जाती है पीके वैल्यू, यानी कि मैंने आपको बोला था कि आप इस टेबल को थोड़ा सा याद करके आना। इनकी ऑलमोस्ट पीके वैल्यू तो आपको याद करनी थी, ठीक है। बट अगर नहीं की तो कोई बात नहीं, कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम अभी थोड़ा ना हो रहा है। और कोई इसका जो है आपका निमोनिक्स है क्या, तो हाँ निमोनिक्स तो यार, निमोनिक्स तो क्या है, देखो जितने भी आपके एसिडिक होंगी उसकी पीके की वैल्यू कम होगी, ठीक है ना। जबकि जो आपके बेसिक होंगे उसके आपके क्या होगी कि पीके की वैल्यू ज़्यादा होगी। देखो पीके जो आपके बेसिक हैं उसके पीके की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 12 6 10। जबकि जो आपके एसिडिक हैं उनकी पीएच जो आपकी पीके की वैल्यू कहाँ पर जा रही है, 3 4। इसके बाद आपका सिस्टीन एंड थ्रियोनिन बच जाते हैं। थ्रियोनिन की इन्होंने दे नहीं रखी है यहाँ पर, इसकी आपका 8.3, ठीक है। और थ्रियोनिन की भी आपकी 9 के समथिंग जाती है, ठीक है, 9 10। तो ये वैल्यू आप याद कर लो, क्योंकि याद करना ही बहुत ज़रूरी है। ये वैल्यू आपको केवल और केवल इनकी जो पी के आर वैल्यू है वो याद, इसको ये आर एच यहाँ पर याद रखना है, ये पी के आर है, ठीक है ना। तो आपको पी के आर वैल्यू इनकी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ये वैल्यू आप याद रखो ना रखो इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ना ही आपके इतना इम्पोर्टेंट है ये, बट आपको पी के आर की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। आपको एज इट याद नहीं रखनी, आप केवल देख सकते हो। जैसे आपका टायरोसिन है तो टायरोसिन में आप 10 देख लेना। सिस्टीन है, सिस्टीन की 8.33 है तो इसकी याद रखना कि 8 है इसकी, ठीक है। एस्पार्टिक की देख लेना कि 3 है। ग्लूटामेट की देख लेना 4 है। आर्जिनिन की 12 है। एस्टिडिन की 6 है। लाइसिन की 10 है, ठीक है। तो एज इट मतलब देखो अगर आपके पास मैथमेटिक्स होता तो अब तो आपको पॉइंट में भी याद रखने की ज़रूरत थी, बट हमारे पास है लाइफ साइंस, तो हमें इतना डिटेल में मैथ के बारे में नहीं घुसना होता, ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना होता। अगर आप 16 की वैल्यू 8 भी रख लोगे तब भी आपके आंसर में कोई ज़्यादा बड़ी हेर फेर नहीं होने वाली, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कुछ और, जैसे कि अमाइनो एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है टाइट्रेशन। देखो टाइट्रेशन जिसने पहले पढ़ी होगी बहुत अच्छी बात है, बट जिसने टाइट्रेशन नहीं पढ़ी तो वो सिंपल भाषा में समझो कि हम किसी भी सॉल्यूशन अब हमारा एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, ठीक है ना। तो उस सॉल्यूशन को न्यूट्रल करने के लिए, ठीक है ना, यानी कि pH 7 लाने के लिए हमें टाइट्रेशन करनी पड़ती है। अगर हमारे पास नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है तो अननोन वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। तो देखो इसको ज़्यादा मैं डिफ़िकल्टी में ना लेकर के चलते हुए एक सिंपल सी भाषा में समझो कि जो हमारा टाइट्रेशन है, टाइट्रेशन हम कब करते हैं, जब हमें किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो न्यूट्रल करना होता है। अब वो न्यूट्रल आपका 7 पे भी हो सकता है, 6 पे भी हो सकता है, 8 पे भी हो सकता है, 5 पे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा अमाइनो एसिड हमारे पास है, ठीक है ना। अगर हमारे पास एसिड है और अगर हमें उसे न्यूट्रल करना है तो हमें बेस की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर हमारे पास बेस सॉल्यूशन है उसे न्यूट्रल करना है तो हमें एसिड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो देखो व्हेन यू टाइट्रेट एन अमाइनो एसिड ग्रेजुअली एट बेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें अमीनो एसिड, यानी कि यहाँ पर हमारा जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसा है, एसिड है, तो हम उसमें बेस ऐड कर रहे हैं, ठीक है। द फंक्शनल ग्रुप आर न्यूट्रलाइज सेक्वेंशियली फ्रॉम लो टू हाई पीके
At low pH, all amino acid will have a net positive charge. At high pH, they have a net negative charge. अब इन्होंने क्या कह दिया, इतनी लंबी चौड़ी और इतनी जो है डिटेल, मतलब छोटी सी बात में क्या डिटेल आनी है इससे, तो वो देखो। याद रखना जो pKa होता है, pKa क्या होता है, pKa याद रखना जो आपकी एसिड की स्ट्रेंथ होती है उसको pKa बोला जाता है। एसिड की स्ट्रेंथ को pKa बोला जाता है। सिंपल सी बात, कोई हार्ड डेफिनेशन नहीं लेकर के आया मैं, हमारे जितना काम की बात है मैं केवल वही बताने वाला हूँ आपको, ठीक है ना। तो pKa आपका एसिड की स्ट्रेंथ, यानी किसी भी एसिड की कितनी स्ट्रेंथ है उसको बोला गया है यहाँ पर आपका pKa, ठीक है ना। अब देखो प्रोटोनेशन क्या होता है, डीप्रोटोनेशन क्या होता है, हम पिछले लेक्चर में अपनी बात कर चुके हैं अगर आपको याद होगा तो। प्रोटोनेटेड वो होगा जहाँ पर एसिडिक कंडीशन होगी, एम आई राइट। डीप्रोटोनेटेड वहाँ पर होगा जहाँ पर आपकी बेस कंडीशन होगी, एम आई राइट, ठीक है। तो pKa यानी कि एसिड की स्ट्रेंथ अगर आपकी ज़्यादा है तो वो अगर pH, देखो अब दो कंपेयर होती है, यानी कि एसिड स्ट्रेंथ और pH, यानी कि आपके एसिड की स्ट्रेंथ, यानी कि सिंपल से कह सकते हो कि अगर आपका एसिड ज़्यादा है तब आपका प्रोटोनेटेड होगा, यानी कि pH से आपका एसिड स्ट्रेंथ जीत रहा है यहाँ पर। अगर आपका pH ज़्यादा है, pKa है, तो ये कैसी कंडीशन होने वाली, बेसिक, और यहाँ पर आपका डीप्रोटोनेटेड होने वाला है, ठीक है। दोबारा समझो, कोई बात नहीं। अगर देखो pKa को, अब आपको याद रखना कि यहाँ पर एसिड की बात हो रही है, ठीक है ना, सिंपल सी और टर्म्स। देखो वैसा अगर इनकी डेफिनेशन पे जाओगे तो काफ़ी हार्ड डेफिनेशन है, और यहाँ पर हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, किसी मतलब कंपटीशन है, हमें अपना CSIR निकालना है, हमें अपना नीट निकालना है, हम यहाँ पर कोई भी थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं। तो याद रखना pKa को अब आप एसिड समझना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो एसिड जो है वो ज़्यादा है pH से, ठीक है। pH यहाँ पर न्यूट्रल, आप इसको न्यूट्रल मान करके, न्यूट्रल या फिर pH एज ए pH ही होता है, ठीक है ना। तो pH में भी कौन सा ज़्यादा है आपका, जो है एसिड। तो कंडीशन आपकी प्रोटोनेटेड, जब आपकी pKa कम है यानी कि एसिड कम है तो आप समझ जाओ कि बेसिक ज़्यादा है और यहाँ पर आपका डिप्रोटोनेटेड हो रहा है, ठीक है ना। तो टाइट्रेशन हमें दो तीन चीज़ बताता है, एक बताता है कि अमाइनो एसिड पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है या फिर हमारा निगेटिव चार्ज है, ये हमें बताता है, ठीक है ना। दूसरा हमें टाइट्रेशन बताता है कि pKa ज़्यादा है या फिर pH ज़्यादा है जिसके कारण प्रोटोनेटेड हो रहा है या फिर डीप्रोटोनेटेड हो रहा है, दो बात। तीसरी बात, टाइट्रेशन हमें बताता है कि इसकी pI वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। तो टाइट्रेशन से हमें ये तीन बात पता लगती है। टाइट्रेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन, एसिड होगा तो बेस को मिलाएंगे, बेस होगा तो एसिड मिलाएंगे, ये एक प्रकार से आपका बफर सिस्टम जैसा काम कर। बात करेंगे हम आने वाली क्लास में कि हमारा एसिड बफर क्या होते हैं, ठीक है, एसिड बेस बफर क्या होते हैं, वीक बफर, आपका स्ट्रॉन्ग बफर, ठीक है। तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे, बट अभी आप बताओ इसमें से कुछ ऐसा जो आपकी नहीं समझ में आया, इस केवल इस लाइन में से, इन दो लाइन में से केवल, क्योंकि मैंने अभी आपको ये दो लाइन ही बताई है, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद डायग्राम पे चलते हैं कि देखो अब इसके एक कोई दो वैल्यू थी किसी भी अमाइनो एसिड की, एक pK1, यानी कि देखो pK1 याद रखना, pK1 किसको बोलते हैं, pK2 किसको बोलते हैं, pK1 बोला जाता है आपका कार्बोक्जिलिक एसिड को, pK1 आपका बोला जाता है कार्बोक्जिलिक एसिड को, COOH को pK1 बोलते हैं, pK2 बोला जाता है आपका अमीनो ग्रुप को, ठीक है, NH2 ग्रुप को या फिर NH3 ग्रुप को, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखना। एक होता है pKr, pKr किसको बोला जाता है आपका R ग्रुप को, किसमें R ग्रुप होता है किसमें R ग्रुप नहीं होता, अभी हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये कोई हमारा एक ऐसा अमाइनो एसिड था जिसमें हमारा pK1 pK2 था केवल, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ कि हमें pI वैल्यू निकालनी थी, तो सिंपल सी pI वैल्यू इन्होंने निकाल ली। अब ये pI वैल्यू कैसे निकलती है हम अभी आगे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको केवल ये बात अभी याद रखनी है, ये डायग्राम हमें केवल यही बताता है। एलेनिन का है, मेथिन ग्रुप होता है इसमें, ठीक है। तो इस बात को आप याद रख सकते हो। आपको अगर एलेनिन की pK1 pK2 की वैल्यू याद रखनी हो तो आप याद रख लेना, बट मेरे ख्याल से तो इम्पोर्टेंट नहीं है,
ठीक है। अगर हाँ आप PhD कर रहे हो और आपको कोई थीसिस लिखनी है तब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये डायग्राम आई होप आपकी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इस डायग्राम को हम डिटेल में थोड़ा और आगे भी देखने वाले हैं। अब देखो थोड़ा बफर सिस्टम पे चलो। बफर सिस्टम में भी आपका सेम होता है जो मैंने आपको बताया था। यदि आपका pH ज़्यादा होगा, pKs है, यानी कि आपका बेसिक कंडीशन होगी और डीप्रोटोनेटेड होगा। बेसिक कंडीशन में क्या होता है कि आपके हाइड्रोजन जो होते हैं वे कम होते हैं, जबकि अगर आपका pKa pH से ज़्यादा हो रहा है तो आपका एसिडिक कंडीशन होगी, यानी कि यहाँ पर आपका प्रोटोनेटेड होगा, यानी कि आपका हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। जब कंडीशन ऐसी आ जाए कि pH बराबर pKa तब कंडीशन आपकी न्यूट्रल होती है, और इस न्यूट्रल कंडीशन को ही हमें अचीव करना होता है, इसलिए हम टाइट्रेशन करते हैं मोस्टली, ठीक है ना। ये कंडीशन तब आती है ये कंडीशन आपकी तब आती है जब आपका हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस आपके बराबर हो, इक्वल हो, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आपकी तब आती है। तो आई होप गाइज अब आपको ये देखो, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना ये वाला, इसको भूल जाओ कि क्या लिखा हुआ है। आप ये समझो कि इसमें आपको अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, ठीक है ना। मैं आपका कमेंट में आपका जवाब दूंगा। और जिनका मैं कमेंट में जवाब नहीं दे पाता, एक्चुअली एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, मैं आजकल थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मैं थोड़ा जवाब नहीं दे पाता, बट अब नहीं दे रहा। 5 दिन 6 दिन 7 दिन बाद जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तब मैं उसके 1 बाय 1 आपको जवाब देना स्टार्ट कर दूंगा। ये मैं जो अपनी ऑनलाइन क्लास रख रहा हूँ ये इसी बेस पर रख रहा हूँ कि आप मुझसे अपने जितने भी आपके डाउट आ रहे हैं यहाँ पर पूछ सकते हो। क्या करते हो, लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर लिखो, लेक्चर देख रहा हो, आपने जो भी डाउट्स हैं वो लिखो। लिखने के बाद जब मैं आज शाम को रात 9 बजे लाइव आऊँगा तब आप अपने जो भी क्वेश्चन है वे पूछ सकते हो, ठीक है। और लाइव क्लास में आपको ज़रूर जुड़ना है, चाहे आप क्वेश्चन पूछो या ना पूछो। आपको मिनिमम पता तो लगेगा कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा हो। आज हम एग्ज़ाम की बात करेंगे, एग्ज़ाम की एप्लीकेशन फॉर्म कब आ सकती है, कब हमारा एग्ज़ाम हो सकता है, कब एडमिट कार्ड आ सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सब बात हम करने वाले हैं। तो आपको लाइव क्लास में ज़रूर अटेंड होना है, ठीक है। इसके बाद हम लाइव क्लास एक 20 तारीख में रखेंगे, यानी 20 तारीख में रखेंगे, बट आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो आप ज्वाइन करना और आप उसमें क्वेश्चन पूछना, ठीक है ना, क्योंकि वो क्लास केवल और केवल आपके लिए ही है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और देख लेते हैं कुछ। अब आपके एसिड एंड बेस प्रॉपर्टी, अब ये मैंने कल आपको समझाया था, तो कल कमेंट आए थे कि सर हमारी ये समझ में आ नहीं रहा कि कैटायन कैसे बना, एनायन कैसे बना, ज्यूटर आयन कैसे बना, ठीक है ना। जबकि इसमें ऐसा कुछ हार्ड समझने को है नहीं है, सिंपल सा है काम। देखो एक कंडीशन थी, उसमें आपका कोई भी अमाइनो एसिड न्यूट्रल कंडीशन में था। कैसे पता करा कि न्यूट्रल कंडीशन में था, देखो यहाँ पर COO आपका निगेटिव, NH3 आपका पॉजिटिव, यानी ये आपका NH2 ग्रुप था तो इस पर एक हाइड्रोजन ग्रुप आ गया, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। COO निगेटिव, यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन ग्रुप चला गया, इस पर निगेटिव चार्ज आ गया। आपके ये पॉजिटिव इस निगेटिव को आपका काट रहा है, यानी कि तो ये जो आपका अमाइनो एसिड है वो कैसा हो गया, आपका न्यूट्रल। और न्यूट्रल हो गया यानी कि यहीं पर इसकी पीआई वैल्यू निकाली जाती है। और इस न्यूट्रल आयन को, आपका जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, इसको हम ज्यूटर आयन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और आपकी जो अमाइनो एसिड होता है वो बेस प्रॉपर्टी, यानी कि NH2 के जो ये आपका NH3 है, इसके ऊपर बेस प्रॉपर्टी रखता है। COOH के ऊपर आपकी कैसी जो है आपकी एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए अमाइनो एसिड को एम्फोटेरिक नेचर का भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये बातें आपको याद रखनी। अब देखो अब क्या होगा, अगर हम इसमें हाइड्रोजन बढ़ाएंगे, अगर हम इस वाले ग्रुप में हाइड्रोजन आपका बढ़ाएंगे तो आपका क्या होने वाला है वो देखो। मान लो हमने इसमें हाइड्रोजन बढ़ा दिया, तो हमने इसका H+ आयन जब दिया तो यहाँ पर जो H आयन गया था तो वो H आयन यहाँ पर वापस आ जाएगा, ठीक है ना। तब ये कैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एसिडिक इन्वायरमेंट का, क्योंकि मोर हाइड्रोजन मोर एसिडिक, मोर हाइड्रोजन मोर एसिडिक, ठीक है ना। उस कंडीशन में इसका pH कैसा रहेगा, लो होने वाला है, तो तब इसको बोलेंगे कैटायन, ठीक है, सिंपल सी बात है। और इसको बोलेंगे pK1,
जब आपकी छेड़खानी किस ग्रुप से हुई हो, COOH से, यानी कार्बोक्जिलिक ग्रुप से जब छेड़खानी हुई हो तो उसको बोलेंगे pK1। इन द केस ऑफ अनादर क्या होता है कि देखो अब इसमें से हमें क्या करना है कि हमारा एक और H ग्रुप निकालना है, इसमें से हमें एक और H ग्रुप निकालना है। तो अब इसमें से एक और H ग्रुप कहाँ से जा सकता है, इस NH3 में से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर पहले यहाँ पर NH3 था, बट यहाँ पर अब NH2 बच गया। तो इस कंडीशन को हमने क्या बोला, बेस कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बहुत कम है, लो है, ठीक है ना, एट ए हाई पीएच। तब इसका पीएच जो है वो हाई है। याद रखना, जो आपका एसिडिक कंडीशन होती है उसमें हाई अमाउंट में क्या होने वाला है, हाइड्रोजन, बट उसको लो पीएच, यानी कि पीएच उसका लो होगा। अगर आपकी बेसिक कंडीशन होगी तो आपका पीएच जो है वो हाई होने वाला है और उसमें हाइड्रोजन लो होंगे। इतनी सी बात जो समझ गया वो समझ लो, इस पूरे टॉपिक को समझ गया, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पर क्या सा हो गया, ये अनायन हो गया, सीधी सी बात, नो बकवास, ठीक है। एक बात और समझो, जब अगर कभी भी आपका हाइड्रोजन जाता है तो सबसे पहला हाइड्रोजन इस कार्बोक्जिलिक ग्रुप जो आपका कार्बोक्जिलिक एसिड है वो डोनेट करेगा, पहली कंडीशन ये। दूसरी बात, अगर आपका हाइड्रोजन जा रहा है तब आपका ये NH2 या फिर जो आपका NH3 है ये डोनेट करेगा। तीसरी बार भी अगर आपका हाइड्रोजन यहाँ से निकलना है तब आपका R ग्रुप जो है हाइड्रोजन को डोनेट करेगा। नहीं समझे, दोबारा समझो। सबसे पहला हाइड्रोजन ग्रुप कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, फिर आपका हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। अगर फिर भी हाइड्रोजन निकलना है तो फिर निकलेगा इस आपके ये जो R ग्रुप है यहाँ से, ठीक है ना। और इसी प्रकार से अगर सबसे पहला आपका जो हाइड्रोजन ग्रुप ऐड होगा तो वो यहाँ पर होगा, देन आपका कहाँ पर ऐड होने वाला है, सॉरी, जो आपका हाइड्रोजन ग्रुप है सबसे पहला आपका यहाँ पर ऐड होएगा, ठीक है, यानी कि इसका उल्टा कर दो, फिर यहाँ पर आपका ऐड होने वाला है ये दूसरा नंबर, और फिर आपका यहाँ पर ऐड होने वाला है, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखना, ठीक है। तो यही कहलाता है आपका टाइट्रेशन। मान लो ये आपका देखो, अब आपको मैंने टाइट्रेशन के बारे में सब कुछ बता दिया। अगर आप भी अभी भी आपके समझ में टाइट्रेशन नहीं आया तो कमेंट कर देना भाई, दोबारा बना देंगे टाइट्रेशन के ऊपर एक वीडियो, ठीक है ना। उसमें थोड़ा क्या हो सकता है कुछ और अच्छा, उसमें हो सकता है कि क्या पता कुछ और अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के चले आए, ठीक है ना। देखो अब ये डायग्राम समझो, ये डायग्राम क्या कर रहा है कि आपका अगर वैल्यू आपकी 3 से लेकर के, मोस्टली अमाइनो एसिड में अगर आपकी वैल्यू 3 से लेकर के यहाँ आपके 8 तक जा रही है तो वो आपका ड्यूटरायन यानी कि आपका न्यूट्रल कंडीशन हो सकती है। बट अगर आपकी कंडीशन यहाँ पर एसिडिक जा रही है तो वो फॉर्म आपकी प्रोटोनेटेड हो सकती है। बट अगर आपकी कंडीशन बेसिक जा रही है तो वो आपकी डीप्रोटोनेटेड कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना। तो आई होप गाइज आपकी समझ में आया होगा, नहीं आया दोबारा वीडियो देखो, ठीक है, उससे आपको पता चलेगा। चलो कोई नहीं, एक कंडीशन आपके लिए एक बार और ट्राई करते हैं, ठीक है। टाइट्रेशन कर्व प्रेडिक्ट द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कि बताता है जो टाइट्रेशन होता है कि किस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आना है, किस पर हमारा निगेटिव चार्ज आना है। तो इन सब के बारे में हमें कौन बताता है, आपका ये अमाइनो एसिड यानी कि टाइट्रेशन बताता है, ठीक है ना। देखो ये हमारा कोई एलेनिन था। एलेनिन कैसा है कि इस पर CH3, अगर आपने डायग्राम याद नहीं करे कोई बात नहीं, वैसा आप डायग्राम याद कर लेना। ये हमारा एलेनिन था, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, 3 कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, वही कि अगर आपका देखो एसिडिक की तरफ जा रहा है तो आपका पॉजिटिव 1 चार्ज आ रहा है। अगर आपका एसिडिक की तरफ जा रहा है तो नेट चार्ज पॉजिटिव 1 जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर एक ज़्यादा हो रहा है इस कंडीशन में, ठीक है ना। बट वहीं पर अगर ये बेसिक की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर देखो एक जो यहाँ पर NH3 यहाँ का तो हाइड्रोजन चला ही गया, बट एक यहाँ का भी आपका हाइड्रोजन चला गया, तो ओवरऑल इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। इसलिए बोला गया है कि जो आपका एसिड होता है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है, पॉजिटिव में भी 1, ठीक है ना, और जो आपका बेस होता है वो निगेटिव चार्ज रखता है। तो आई होप कल जो आप कन्फ्यूजन थी वो आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ज किस हिसाब से आपका डिफ्रेंशिएट होता है। तो आपका जो एसिड होता है उस पर +1 चार्ज होता है, जो बेस होता है उस पर -चार्ज होता है। दैट्स ऑल, इतना आप याद रख सकते हो, ठीक है।
ठीक है ना। बाकी इसमें ऐसा कुछ और समझने को है नहीं, ठीक है। तो अब थोड़ा और आगे चलते हैं और देख लेते हैं। अब देखते हैं कि आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ अमाइनो एसिड क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो वैसे तो मैं काफ़ी देर से बताता हुआ आ रहा हूँ, बट एक बार इसको और आप समझ सकते हो, ठीक है। एक बार इसको आप और समझ सकते हो। द पॉइंट एट विच अमाइनो एसिड हैज नो नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज, मतलब देखो ऐसी कंडीशन जहाँ पर आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज ना हो उसको आपका आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट बोला जाता है अमाइनो एसिड का, ठीक है ना। देखो पहले ये आपकी ऐसी कंडीशन है जहाँ पर कोई भी आपका नेट चार्ज नहीं है। देखो कैसे पता लगा, तो देखो यहाँ पर एक आपका NH3 ग्रुप है, यहाँ पर COO माइनस है, NH3 पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर आपका निगेटिव चार्ज है। दोनों चार्ज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो नो नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज, इस पर कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज आपका नहीं होने वाला है। इतनी बात समझ में आई। ऐसे ग्रुप को हम अमीन प्रोटोनेटेड एंड देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अमीन जो है ये प्रोटोनेटेड हो रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड Ca का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका डीप्रोटोनेटेड हो रहा है, ठीक है ना। नो नेट चार्ज, कोई नेट चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो ये आपका कहलाता है आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट, ठीक है ना, ये वाला आपका। जबकि अगर हम इससे लेफ्ट साइड में जाएंगे तब यहाँ पर कैटायन की कंडीशन आ जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं इस COOH पे। एक हाइड्रोजन जैसे ही हमने ऐड किया, pH इसका लो हो गया, pH लो हो गया, तो हमारे यहाँ पर चार्ज ओवरऑल कैसा आ गया, यहाँ पर +1, यानी कि एक चार्ज आपको ये दिख रहा होगा, तो एक चार्ज यहाँ पर कैसा आ गया, +1, ठीक है ना। ये क्या में होता है, जितने भी आपके डाइप्रोटिक अमाइनो एसिड होता है सब में सेम कहानी होती है। कौन से डाइप्रोटिक होते हैं, कौन से ट्राइप्रोटिक होते हैं, इसकी इससे जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम बात करने वाले हैं। नेट चार्ज अगर आपसे अमाइनो एसिड का निकालने के लिए आ गया तो आप बड़ी आराम से नेट चार्ज निकाल सकते हो, उनके pK2 की वैल्यू देख कर, आपको काफ़ी और पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखो इस पर आपका जब कैटायन आया, यानी कि एक हाइड्रोजन आयन यहाँ पर पूरा हो गया, तो इन्होंने क्या काम किया, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज बच गया, तो इस पर ओवरऑल चार्ज 1 पॉजिटिव आ गया। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अमाइन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपके प्रोटोनेटेड होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन फुलफिल होता है इनमें, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज होता है, वो भी कितना, +1। मोर हाइड्रोजन होते हैं और इसमें आपके हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होते हैं, तो कंडीशन कैसी होगी, एसिडिक। जबकि अगर हम राइट साइड में जाएँ तो ये अनायन कंडीशन होती है। यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो हाइड्रोजन ग्रुप था वो भी यहाँ से चला जाता है, अभी बचता है NH2, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ओवरऑल एक निगेटिव चार्ज बच जाता है। ऐसे को क्या बोलते हैं कि अमाइनो और जो आपका अमीनो ग्रुप होता है, यानी कि NH2 ग्रुप होता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, वो अब डीप्रोटोनेटेड कंडीशन में आपका आ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे को क्या बोलते हैं कि इसमें निगेटिव चार्ज आ जाता है और इनको बोलते हैं बेसिक, ठीक है। तो आई होप गाइज अब आपको IP यानी कि आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट क्या कि जिसे हम PI के नाम से भी जानते हैं वो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया वीडियो को थोड़ा दोबारा देखो, ठीक है। क्योंकि बहुत आसानी से कोई डेफिनेशन नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि PI कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखो आपके अमाइनो एसिड 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक डाइप्रोटिक होते हैं, एक ट्राइप्रोटिक होते हैं। डाइप्रोटिक कौन कौन से होते हैं कि जिसमें pK1 pK2 पाया जाता है, यानी कि इन डाइप्रोटिक में आपकी कोई भी R चैन ग्रुप जो रहती है वो मतलब क्या होता है, देखो R चैन ग्रुप तो सब में रहती है, बट उनमें कोई भी चार्ज नहीं होता, ना निगेटिव ना आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो आप इस बात को भी याद रख सकते हो, ठीक है। यानी कि डाइप्रोटिक ऐसा होते हैं जिनमें R ग्रुप में कोई भी चार्ज नहीं होता, जबकि उसमें pK2 वैल्यू आपकी होती है। जबकि ट्राइप्रोटिक आपके 7 टाइप के होते हैं, उनमें क्या होता है, pK1 होता है, pK2 होता है एंड एक pKr होता है आपका। तो आप इस बात को मत भूलना, क्योंकि इसके जो R ग्रुप होता है उस पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, वो निगेटिव हो सकता है। तो किस में कौन सा चार्ज होता है बात करेंगे। आपके 22 अमाइनो एसिड में से 7 अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो ट्राइप्रोटिक होते हैं। बस 7 अमाइनो एसिड कौन से होते हैं आपके, तो इसका कोड है डेसी, या फिर आप इसको देसी HRK के नाम से याद रख सकते हो। यानी कि ये दो आपके कौन से, एस्पार्टिक और ग्लूटामेट एसिडिक है। इसके बाद CY सिस्टीन एंड टायरोसिन
ठीक है ना। फिर HRK यानी कि बेसिक, एसिड बेसिक और आपके C&Y, सिस्टीन और टायरोसिन। तो आप याद रख सकते हो H मतलब हिस्टडीन, R फॉर आर्जिनिन, K फॉर लाइसिन, ठीक है ना। तो देखो जो आपके डायप्रोटिक थे, डायप्रोटिक में आपको एक PK1 की वैल्यू दी जाती है, एक PK2 की वैल्यू दी जाती है। दोनों को वैल्यू रखोगे, PK1 PK2 वैल्यू आपस में ज्वाइंट करो, प्लस करो, बटे 2 कर दो, आपका जो निकल के आएगा वो PI वैल्यू आएगी। सिंपल सी बात, नो बकवास। डायप्रोटिक में इन 7 के अलावा अगर कोई सा भी अमाइनो, वैसे तो हमेशा क्या करते हैं कि अगर देखो आपका अमाइनो एसिड का नाम दे दिया तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, तो भी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और अगर आपका आप वैसे तो डायरेक्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है वो PK1 PK2 वैल्यू देते हैं और तब पूछते हैं, ठीक है ना। तब आप इसको बड़ी आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अगर नहीं भी दिया रहता तो कोई बात नहीं, जो आपके डायप्रोटिक अमाइनो एसिड होते हैं, जितने भी आपके जो कार्बोक्जिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्जिलिक ग्रुप का मान याद रखना 2 से 3 के बीच में होता है, जबकि जो अमाइनो एसिड का मान होता है वो आपका 9 से 11 के बीच में होता है। यानी कि आपको PK की वैल्यू यहाँ पर 3 रखनी है, और आपको जितना भी आपका जो भी आपका अमीनो ग्रुप है यानी कि PK2 है उसकी वैल्यू यहाँ पर आपको 11 रखनी है। तो यहाँ पर 11 और 3 आपके हो जाते हैं 14, और 14/2 7। ओवरऑल जो कंडीशन आई है आपकी वो 6 से 7 के बीच में आने वाली है, जो भी आपका आंसर आने वाला है, ठीक है ना। तो ये एक ट्रिक है जो आप याद रख सकते हो अगर आपको PK वैल्यू याद नहीं है तो। इसके बाद ट्राइप्रोटिक ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि ट्राइप्रोटिक में आपका देसी HRK यानी कि एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, सिस्टीन, टायरोसिन, हिस्टडीन, आपका आर्जिनिन, लाइसिन, ये आते हैं। अब अगर ये आ गए तो इनकी वैल्यू, पहली बात तो ये इनमें होता है क्या है कि आपके एक PK1 होगा, PK2 होगा एंड दूसरा आपका PKR होगा। यानी कि जो आर साइड चैन है उसमें कोई ना कोई चार्ज आपका पाया जाता है। पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, निगेटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है ना। तो आप उतने ज़्यादा झंझट में ना पढ़ के आप याद रखना, अगर आपसे एसिडिक पूछा जाता है, एसिडिक के बारे में यानी कि एस्पार्टेट और ग्लूटामेट के बारे में पूछ लिया जाता है, उसका PK पूछ लिया जाता है, तो आपको तब मान रखना है PK1 + PKR/2। आपका एग्जाम में PK2 भी दिया रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पर PK2 नहीं रखना, आपको रखना PK1 + PKR/2। सीधा सा जो आएगा वो आपकी PI वैल्यू निकल के आएगी। इसके बाद अगर आपका ये ग्रुप रखे जा रहा है हिस्टडीन, टायरोसिन, सिस्टीन, आर्जिनिन, क्योंकि देखो अगर आप इसका pH देखोगे तो <7 होता है, जो आपका PKR का इसकी वैल्यू होती है। जबकि यहाँ पर आप PKR की वैल्यू देखोगे हिस्टडीन को छोड़ के इन चारों की आपकी <7 होती है। तो याद रखना यहाँ पर हिस्टडीन की जो PKA की वैल्यू होती है वो 6 होती है, सॉरी PKR की वैल्यू 6 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो आपको फॉर्मूला रखना है वो रखना है PK2 + PKR/2। यहाँ पर आपको PK1 भी दिया रहेगा और वो आपको नहीं रखना, बट आपको PK2 + PKR/2 रखना है, ठीक है ना। तो आपको इतना करना है। अगर आप इतना कुछ भी याद नहीं रखना चाहते हैं तो छोड़ो परे को, ये याद मत रखना, आपको केवल ये याद रखना है। आप देखना कि आपको वैल्यू कोई भी 2 वैल्यू लेनी है, PI निकालने के लिए तो कोई भी 2 वैल्यू लेनी है, या तो वे <7 हो सकती है या फिर <7 हो सकती है। आपकी कोई भी 2 वैल्यू अगर <7 है उनको लो, आपस में ज्वाइंट करो और ज्वाइंट करने के बाद आप उसे 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। वो जो 2 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी PI वैल्यू होगी। अगर आपकी कोई भी वैल्यू ऐसी दे रखी है जो 7 से ऊपर हो तो वे 2 वैल्यू लो, 2 वैल्यू को 2 से डिवाइड करो और आपका जो वैल्यू आएगी वो PI वैल्यू होगी, एक्सेप्ट हिस्टडीन। ये आपका ऑल 21 अमाइनो एसिड में ये फार्मूला काम आने वाला है, एक्सेप्ट हिस्टडीन। हिस्टडीन में काम नहीं आएगा, क्योंकि हिस्टडीन जब आप देखोगे हिस्टडीन की PKR की वैल्यू 6 होती है, ठीक है ना। तो आपको PKR जो आपका हिस्टडीन है, हिस्टडीन के लिए PK2 लेना पड़ेगा, हिस्टडीन के लिए PK2 लेना पड़ेगा। बस आपको केवल इतना ही याद रखना है, आपकी PI की वैल्यू कोई सी भी हो, चाहे कैसी भी हो, वो निकलने वाली है, ठीक है ना। यानी कि <7 वैल्यू लेनी है 2 और से 2 से डिवाइड कर देना, देन PI की वैल्यू PI की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। अगर आपकी
कोई भी दो वैल्यू 7 से नीचे बे दो वैल्यू ले लेना, तब आपकी जो है पीआई वैल्यू निकल जाएगी। अगर आपका हिस्टडीन स्पेशली हिस्टडीन दिया गया है, उसमें लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन हम करेंगे इसके बाद पीआई की जितने भी आपके, अगर आपका हिस्टडीन लिखा हुआ है तो उसमें आपको PK2 + PKR/2 करना है, ठीक है, इतना करना है। तो ये आपका पीआई कैलकुलेशन है। इसके लिए मैं अभी एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आपको मैं बोर्ड पर समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखना, पीआई कैलकुलेशन। वहाँ पर मैं आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन रखूँगा और आप देखोगे कि आपको मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड, जितना टाइम आपको क्वेश्चन पढ़ने में लगेगा उससे कम टाइम आपको सॉल्व करने में लगेगा। आपका पीआई कैसा भी हो, यूनिवर्सल ये आपका रूल है, ठीक है। तो इसको मत भूलना बस पीआई निकालने के लिए। इसके बाद देखो आपका क्या है, मैंने यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, तो ये आप याद रख सकते हो। देखो जैसे यहाँ पर है, अब ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन का पीके जो होता है आपका 2 देखो आप जितने भी आपको दिख रहे होंगे, आपको सबका जो वैल्यू है पीके, जो आपका PK1 है वो 2 के आसपास चमक रहा होगा, ठीक है ना। सबकी जो PK1 की वैल्यू है वो 2 के आसपास चमक रही होगी, जबकि PK2 की वैल्यू सबको आपको 9 के आसपास चमक रही होगी, ठीक है ना। आपके 7 ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जिनमें PK3 है ये PKR के लिए यूज किया गया है, जिसमें PKR की वैल्यू होती है। तो आपको वे याद करनी में पिछले डायग्राम में, इस डायग्राम में इन्होंने नहीं दे रखा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जितने भी आपके जिसमें 2 वैल्यू दे रखी हैं, PK1 PK2 ये आपके डाइप्रोटिक है, जबकि जो बाकी के दे रखे हैं ये आपके ट्राइप्रोटिक हैं, ठीक है। तो ट्राइप्रोटिक में देखो अब आपने यहाँ पर क्या, इन्होंने क्या कर रखा है कि मैंने आपको बताया कि <7 और <7 का ध्यान देना। तो यहाँ पर एस्पार्टेट है, तो इन्होंने क्या ले रखा है <7। इस वैल्यू को लिया, इस वैल्यू को लिया, दोनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने के बाद 2.77 आ रहा है। इसी प्रकार ग्लूटामिक एसिड में 2.19 को लिया एंड 4.25 को लिया, यानी कि इन्होंने क्या काम किया, PK1 लिया एंड PKR लिया, दोनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड किया, उसके बाद जो इनका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.22, ठीक है ना। इसके बाद लाइसिन को लिया, लाइसिन के लिए भी सेम किया इन्होंने, देखो इसमें इन्होंने ये वाली वैल्यू लिए 2 जो आपकी PK2 थी एंड R थी, उसका जो भी आपका जितना भी आपका जोड़ भाग करके आ रहा था वो यहाँ पर लिख दिया इन्होंने। तो आई होप गाइज अब आपको पीआई वैल्यू निकालनी आ गई होगी, ठीक है ना। तो अगर आपको पीआई वैल्यू निकालनी आई है और आपको अगर पहले से पीआई वैल्यू निकालनी नहीं आती थी या फिर लेक्चर आपको अच्छा लगा, तो लेक्चर को आपको ज़रूर लाइक करना है। क्योंकि देखो यार, आप जो है लेक्चर देख तो लेते हो, बट 1 घंटे का लेक्चर देख लिया अंदर, ठीक है, बट यार 30 सेकंड लग रही है लाइक करने में, कुछ कमेंट करने में 30 सेकंड लग रही है। अच्छा लगा बुरा लगा वो तो बताओ। अगर अच्छा लगेगा तो मैं मतलब आगे बढ़ूँगा, अच्छा नहीं लगने का तो फिर मैं यहीं पर ड्रॉप करूँगा। मुझे तो पता लगना चाहिए कि मैं कैसा टीचर हूँ, क्या आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो वो सब बात होती है। तो पहला आप ये बताओ कि मैं मैं अच्छी टीचिंग कर रहा हूँ नहीं, या फिर और क्या सुधार कर सकता हूँ, क्योंकि आप मुझे जज कर सकते हो। मैं अपने आप को देखो, अपने आप को तो सब इतना वो नहीं रहता, आप मुझे जज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए। इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट रह गया जिसको बोलते हैं, जो इसका अमाइनो एसिड पे जो नेट चार्ज होता है वो निकालना। नेट चार्ज के लिए मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, नेट चार्ज के लिए और पीआई कैलकुलेशन के लिए विथ ट्रिक, जिससे आप केवल और केवल 10 सेकंड के अंदर अंदर वो आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी क्वेश्चन एंड आंसर के लिए होने वाली है। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।